आज भी है हमारा सागर मंथन हाँ। का रिकॉर्डिंग गांधी पर ही है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। गांधी जी की प्रासंगिकता। वो बड़ा जनरल हो गया, हमने कहा आज की दुनिया में गांधी, वही हाँ हाँ वही मतलब नेवर वही जी है। कुछ आज नया की विषय। दुनिया हाँ, बस मतलब तो वही में एकदम। आपको सुनने का बड़ा मन है नेवर जी, आपको कई धन्यवाद लोग आप। आपको सुनने ही आए हैं। सर कितना, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे विद्यार्थी आ जाएं जी तो। जी नेवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मतलब अपने बहुमूल्य समय, इतना बहुमूल्य समय है आपका, और आप इतने कामों में व्यस्त रहते हैं। आज आपके यहाँ रिकॉर्डिंग भी है, तो हम भी आप, मुझे बहुत हम भी अच्छा। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मौका दिया, हमको जी, अवसर दिया आपने। ये आपकी उदारता ये है सर। मेरा हम्म, ये मेरा प्रिय विषय है पत्रकारिता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको आप कुछ तो बोलने इसके बहुत ज्ञाता हैं। हाँ बिल्कुल। जाता नहीं है, बस अनुभव, आप प्रैक्टिस उस जरूर अनुभव है। से गुजरे हुए हैं सर, आप उस अनुभव से गुजरे हुए हैं। जी तो ये तो बहुत ही मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके अनुभवों को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे एक पत्रकार जो है अपने संघर्ष करते हुए और इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। सर तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे कॉलेज के लिए, कि जी ताजा टीवी और छपते छपते के जो प्रधान संपादक हैं, और वो खुद उससे गुजरे हुए हैं। युवा काल में किस तरह से आप संघर्ष करते रहे हैं, तो वो बहुत ही हम लोग के लिए मायने रखती है। क्योंकि अपनी कहानी मुंह जवानी आपके मुंह से सुनना हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट कर दें क्या गौरव? मैम टोटल 36 पीपल आ गए हैं। अच्छा, तो 3 बज हम चुका सर है। से हम सर 5 के मिनट रुक सकते हैं। मैम अभी अच्छा ठीक है। हम मैम 5 डीन मिनट रुक सर भी सकते अभी नहीं है तो वापस जी आकर जी, मुझसे बात ठीक है। सर से भी हमें परमिशन लेनी जी होगी। दिलीप सर जी का इतनी बड़ी हेलो, कल्पना मैं तो रही। हूँ। जी वसुंधरा जी जी, मैं हूँ। जी, आप हैं मुझे पता है, लेकिन मैं नेबर जी को बता रही हूँ जी कि अगर दिलीप सर जी जो है वो केवल मतलब अंग्रेजी या और दूसरे सभी भाषाओं के प्रेमी हैं वो, और जी हिंदी जी भाषा के प्रति तो वो इतना अधिक मतलब महत्वपूर्ण है उनके लिए, कि उन्होंने कहा, उनकी परिकल्पना रही कि वसुंधरा जी आप इसमें पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम करिए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा विषय है, और हमारे विद्यार्थी, और मतलब अगर हम विद्यार्थियों के अलावा भी किसी और को बुलाते तो बहुत लोग आ जाते। तो हमारे शिक्षक वर्ग भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि पत्रकारिता पे बातचीत हो। और ये तो एक ग्लैमर का भी विषय है, पत्रकारिता आज के युग में। तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ बहुत कुछ है। तो हमारे दिलीप सर जो हैं वो इसमें जो अ, इतना योगदान दिया है उन्होंने, तो वो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। क्योंकि आज के युग में कौन इतना समय देता है कि जो ठीक, हमारा कॉलेज तो कॉमर्स से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, आर्ट्स भी है, बीकॉम बीबीए और एमकॉम, और बीए हिंदी की भी पढ़ाई होती है। लेकिन पत्रकारिता जो है हमारे यहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने हिंदी में करने को कहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
तो हम लोग कुछ ही देर में अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे बच्चे शायद जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है इसमें। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो धीरे धीरे अभी ज्वाइन कर रहे होंगे। तो 3 बज गए क्या, तो अपने हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सबका समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ नेवर जी जुड़े हैं, तो ये बहुत समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका ख्याल रखते हुए हम लोग अगर ऊपर होगी सर सब। सर इजाजत दे तो अपने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर नहीं तो और टाइम हम लोग को नहीं, एकदम एकदम स्टार्ट कीजिए। 54 पीपल आर ऑलरेडी देयर। ओके यस सर। ओके उसमें ओके, स्टार्ट कर वेरी गुड सकते हैं। वेरी गुड। तो ये हम जानते हैं कि अब शुभारंभ करते हैं हम लोग कार्यशाला का। हमारे समक्ष विश्वंभर नेवर जी आ गए हैं, हमारे डीन सर प्रोफेसर दिलीप शाह जी आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम और ये कार्यशाला। आप जानते हैं, नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र भवानीपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापिका हूँ, और मीडिया से मेरा बहुत ही अपना रिश्ता रहा है। इस पर मेरी एक किताब भी आई है, पत्रकारिता के बदलते तेवर, और मैं पत्रकारिता से भी काफी जुड़ी हुई हूँ। तो हम इसको शुरू करते हैं। किसी भी देश का विकास वहाँ के निवासियों की सोच पर निर्भर करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके 4 स्तंभों में पत्रकारिता या मीडिया एक सशक्त माध्यम है, जहां हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। समय और विचार के इस परिवर्तित युग में पत्रकारिता के रूपों में भी कई परिवर्तन आए हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया ने हमारे समाज को नया आयाम दिया है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, 2 और 3 अक्टूबर। और यह भी बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें ताजा टीवी, छपते छपते दैनिक पत्र जो है, और साथ में भारतीय भाषा परिषद, जो पूरे देश में नहीं विदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच विश्वंभर नेवर जी हैं, जो ताजा टीवी और छपते छपते के प्रधान संपादक हैं, और साथ में हमारे प्रोफेसर डीन सर हैं, जो विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके ही परिकल्पना के कारण यह कार्यशाला आयोजित हो सकी है। तो मैं डीन सर से कहूंगी, प्रोफेसर दिलीप शाह जी से कहूंगी कि वो कार्यशाला का शुभारंभ करें और विश्वंभर नेवर जी के का स्वागत करें। धन्यवाद। प्रोफेसर धन्यवाद दिलीप वसुंधरा शाह जी। जी। धन्यवाद वसुंधरा जी। सबसे पहले जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। अपने बच्चे तो हैं ही, इसके सिवा भी वसुंधरा जी ने कई लोगों को अपने सर्कल में बताया है, सबको इनवाइट किया है। सभी का स्वागत है इस मंच में। विश्वंभर नेवर नाम बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। ताज़ा टीवी को सब जानते हैं, और हिंदी जगत तो मुझे लगता है कि कलकत्ता में हिंदी जगत एक ही चैनल को देखता है सबसे अधिक, और ये है ताज़ा टीवी। तो नेवर जी का तो बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने सिर्फ ताज़ा टीवी नहीं, इसके पहले भी नेवर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी भाषा के बढ़ावे के क्षेत्र में। और आज की तारीख यदि हम देखें तो इंग्लिश बहुत सारी चैनल्स तो है ही, लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत है, और उसमें स्थान बहुत आसानी से नहीं भी मिलता है। इसके सामने हिंदी चैनल बढ़ रही है, और ऐसा
कुछ समय ऐसा आ गया है कि लोग देखते ही नहीं है कि हिंदी है या इंग्लिश है, बढ़िया न्यूज़ कहाँ से मिलता है, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। जैसे ताज़ा टीवी का कोई भी न्यूज़ बायस नहीं रहता, इस तरह की चैनल को लोग देखना पसंद करते हैं। तो भाषा की मुख्यता जो थी कि पहले इंग्लिश में ही सब प्रेफर करते थे न्यूज़ देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी हो या इंग्लिश हो या बंगला हो, लोग देखते हैं आज। इसके सिवा यूट्यूब और फेसबुक, इन लोगों ने इतने चैनल्स ओपन कर दिए हैं कि आज की तारीख में, जैसे ग्रेविटास नाम की एक कंपनी है, अब उसमें जो जो बोलती है, मैं नाम उसका प्राची, सरनेम याद नहीं आ रही है, अब उन्होंने इसी तरह से शुरू किया, फेसबुक से अपना चैनल, इंफॉर्मेशन देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो पॉपुलर हो गई और आज ग्रेविटास सब लोग देखते हैं। और अब उसका टाई अप भी हो गया, बड़ी बड़े मीडिया हाउसेस ने भी उनके साथ में टाई अप किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शी इज बिकम अ फेमस पर्सन। तो लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सभी स्टार्ट कर सकते हो। आप ब्लॉग कोई भी लिख सकता है। अब पत्रकारिता करने सोचे हम लिख करके कहाँ छपवाएंगे, जरूरत ही नहीं है। अपना खुद का ब्लॉग हो सकता है, ब्लॉग का सर्कुलेशन भी हो सकता है और ब्लॉग पॉपुलर भी हो सकता है। तो पत्रकारिता का बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है ये ब्लॉगिंग आने के बाद। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि अपना फेसबुक है, यूट्यूब है, जिसमें इतने सारे लाइक्स हैं, इतने सारे व्यूअरशिप्स हैं, तो ये भी आप अपनी खुद की यूट्यूब की चैनल भी बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पत्रकारिता और जनसंचार, इसका कोई हिसाब नहीं, इतना बड़ा ये क्षेत्र खुल गया है सबके लिए। तो क्वेश्चन इज कि यदि हम पत्रकारिता को ढंग से समझे, और हिंदी हो या इंग्लिश, बेसिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी तरह से यदि मैस कम्युनिकेशन को भी बढ़िया से समझें, तो हो सकता है आपको किसी चैनल की आवश्यकता नहीं हो, किसी प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ नेम। लोग आपको सामने से ढूंढेंगे, आपको फॉलो करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जमाना है। इसलिए पत्रकारिता और जनसंचार, मीडिया हैज बिकम अ वेरी बिग वर्ड नाउ, सोशल मीडिया के पॉपुलर होने के बाद। इसलिए मैं चाहता हूं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस ढंग से बहुत सीरियसली इस कार्यशाला को लो। इट इज नॉट वन मोर वेबिनार कि एक और वेबिनार है, कुछ लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, हम लोग कुछ समझेंगे और चले जाएंगे। नो, अपने को सीखना है। वसुंधरा जी जब पत्रकारिता सिखाएगी तो मैं चाहता हूं कि आप उनको पूछो कि मैडम हम अपना रिपोर्ट आपको भेज सकते हैं, आप बताइए कि हमको इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। इस तरह से हैंड होल्डिंग होना चाहिए। आप उनकी उंगली पकड़ के पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आप व्यवस्थित लिख सकते हैं, उस ढंग से आप इसको आगे ले जाइए। जैसे कॉलेज में हमारे यहाँ एक कोर्स चलता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में लगभग हम लोग 36 क्लास लेते हैं और लगभग 2-3 महीने का कोर्स है। अब जो फैकल्टी जो सिखाते हैं वो हर एक स्टूडेंट को किसी न किसी जगह इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं। तो मैंने उसके बाद का नेक्स्ट स्टॉप भी निश्चित है, भैया इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के बाद में आप चाहो तो इसको करियर बना सकते हो। इस तरह से आपको इस तरह इसको इसमें इन्वॉल्व होना है। सिर्फ किसी तरह का लिख लेना, और मैं तो लिखता भी हूँ, नॉट लाइक दैट, और यहाँ बहुत अच्छा सबने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बात शाम काम की समझी सुनी और फिर भूल भी गए, वैसे नहीं। ये एक यादगार हो जाए, इस कार्यशाला को यादगार बनाओ। कॉलेज का ये पहला अभिगम है कि हम लोगों ने हिंदी भाषा में इस तरह का कार्यशाला का आयोजन किया हो। परिषद में तो खैर कई बार होता ही है, पर और मैं परिषद के साथ भी जुड़ा हूँ, ताज़ा टीवी के साथ में भी मेरा कुछ ना कुछ नाता है, और कॉलेज के साथ तो खैर हूँ ही। तो इसलिए वसुंधरा जी की तरह मैं भी सभी तीनों संस्थानों के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, और ये बहुत आनंद की बात है, सब साथ में आकर के ये कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन जो भी उपस्थित है, प्लीज इसको कार्यशाला बनाइए, इसको वेबिनार मत बनाइए। एक और माने बैठने गोष्ठी हो जाए, सब बात कहेंगे सुनेंगे और हम चले जाएंगे, ऐसा मत करना। इसमें से अपने को सीखना है, पेन पेंसिल लेकर के रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट को अपने शेयर करना है, और जो सिखाते हैं उनसे सीखना है कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए। और सेम थिंग शुड बी इन केस ऑफ मीडिया एंड इन केस ऑफ मैस कम्युनिकेशन, उसके बारे में कैसे किया जाए, इसके बारे में वसुंधरा जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सोचा है, कई लोगों को मिली है, और सब कुछ साथ में जोड़ करके किया है। सबका स्वागत। और इस कार्यशाला को यदि हम यादगार बनाते हैं तो 2 दिन की नहीं, हम 20 दिन की भी कार्यशाला कर सकते हैं। अपने कुछ भी कर सकते हैं, और फिजिकल करना हो तो कॉलेज में भी तब तक होपफुली सब कुछ सुधर जाएगा, तो अपने फिजिकल भी कर सकते हैं। जैसे भी करना हो इसको आगे ले जाएं, पर ये पहला सोपान है।
और ये पहला सोपान कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो मैं इस आशा के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और वसुंधरा जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाइए। जी। और मैं स्वागत करता हूँ विशेष रूप से नेवर जी का। नेवर जी माने हिंदी जगत में एक एक अलग ही नाम है, इसका एक अलग मुकाम है, और उसका एक देखने सुनने लायक बात है कि ये कभी किसी पक्ष में नहीं बोलते हैं। इनकी ये पत्रकार या का भी और जनसंचार किसी भी मीडिया का ये हॉलमार्क होना चाहिए कि भैया हम पक्ष में नहीं है, हम सत्य के साथ में हैं और जो सत्य है वो हमारा पक्ष है। ऐसे ही है नेवर जी, इससे अधिक मैं क्या बोलूं और इससे कम मैं क्या बोल सकता हूं। नेवर जी आपका खूब खूब स्वागत। हम कृतज्ञ हैं, धन्य हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपना नाम हमारे साथ में जोड़ा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दिलीप शाह जी का। आज विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और गांधी जब 35 वर्ष के थे 1905 में, तो वे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जब प्लेग वगैरह फैला हुआ था और वहाँ एंटीबायोटिक नहीं थी, तो वहाँ पर रह रहे जो भारतीय थे स्पेनिश फ्लू वगैरह से जूझ रहे थे। तो गांधी जी वहीं पे थे और उन्होंने संक्रमण की देखभाल की और दूसरा साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया। आज हम लोग भी कोरोना से महामारी हमारे देश में विदेशों में फैली हुई है, तो आज हम 2 अक्टूबर जो है बहुत ही अच्छा दिन है। गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को ही हम नमन करते हैं। एक तो अहिंसा परमो धर्म के सेवक थे और एक जय जवान जय किसान, दोनों ही समाज सेवा और लोक कल्याण से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सत्य को अस्त्र बनाया, अहिंसा को शस्त्र बनाया, धोती को वस्त्र बनाया, सादगी को मंत्र बनाया और कुटीर उद्योगों में प्रगति पथ दिखाया। ऐसे मानवतावादी और मानवता के महापुरुषों को हम लोग नमन करते हैं। और इसी अवसर पर मैं हमारे विश्वम्भर नेवर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रह रहे हैं और वहीं से उनको ये प्रेरणा मिली पत्रकारिता की। उनकी रुचि और उनका मिशन पत्रकारिता रहा। विचार प्रवाक्षिक पत्र निकाला उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में। जन संसार साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया था। फिर प्रकाशन किया, साल और प्रातकालीन। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार की आज प्रेस मान्यता समिति के सदस्य हैं। भारतीय प्रेस परिषद के 3 बार सदस्य मनोनीत हुए और इस बार भी शायद मुझे लगता है कि वो मनोनीत किए गए हैं। केंद्र सरकार की कई समितियों के सदस्य मनोनीत किए, जैसे टेलीफोन है, टेलीकॉम है, एयरलाइंस है, इन सब से वे उसमें वे सदस्य हैं। समाचार संपादकों का एक जो सबसे पुराना संगठन रहा है अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन, उसमें भी वो सक्रिय हैं और पिछले 10 वर्षों से इस संस्था के वे प्रधान सचिव हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इनका बड़ा प्रतिनिधित्व रहा। कई देशों की यात्रा की, सोवियत रूसिया, चीन, मॉरिशस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, बांग्लादेश, दुबई, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों का इन्होंने भ्रमण किया। तो ताजा टीवी के आज डायरेक्टर हैं और भारत का जो ये पूर्वी क्षेत्र है हमारा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे जो प्रमुख हमारे यहाँ के राज्य हैं, उसमें हिंदी मीडिया चैनल के रूप में ताजा टीवी आज बहुत प्रसिद्ध है। तो आज छपते छपते के प्रधान संपादक के रूप में और आज 1943 में जन्मे विश्वम्भर नेवर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इन 70 सालों में आपने कैसा अनुभव रहा आपकी इस यात्रा का, और हमारे बच्चों को आप क्या बता सकते हैं जिससे वो भी इस कार्य में जुड़े और अपने काम को एक पूजा की तरह और उस मुकाम तक पहुंचे जहां आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो हमारे बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी आपसे कुछ सीख सकती है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आज के और पहले के किस तरह से अनुभव आपके रहे, तो एक यात्रा आप हमारे सामने रखिए, यात्रा का विवरण जिससे हम लोग सीखें।
धन्यवाद नेवर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं शुरू करूं वसुंधरा जी? जी 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 बिल्कुल, आपसे सुनना है। सर्वप्रथम भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ने ये जो कार्यशाला का आयोजन किया, 2 दिवसीय कार्यशाला, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि आपके सभी छात्रों को आप इस कार्यशाला के माध्यम से मीडिया की दुनिया से आप उनका परिचय कराने जा रहे हैं। बहुत दूर से पत्रकारों को और अखबारों को लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत नजदीक से उन्हें आप उनका परिचय करा रहे हैं, इसलिए इसे मीडिया का बहुत महत्व है। आदरणीय डीन साहब प्रोफेसर दिलीप शाह जी, जो आपके कॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके साथ भी मेरा काफी संबंध रहा है। मेरे ताजा टीवी में कई बार उन्होंने हमें मौका दिया आने का, और आए वो हमारे निवेदन पर, और बड़ा उन्होंने अवदान है उसका हमारा कंट्रीब्यूट किया। कई विषयों पर हमने सागर मंथन में साथ रही। डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा भी कई हमारे सागर मंथन के कार्यक्रम में छपते छपते के लेखन में और ताजा टीवी में उनका योगदान रहा। मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने छात्र जीवन से मैं पत्रकारिता में आया था, और आज छात्रों के बीच में हूँ, माने अपनों के ही बीच में हूँ। और जब छात्रों के बीच में हम आते हैं तो हमको लगता है कि मैं भी एक किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, और वसुंधरा जी जैसे टीचर हमको संबोधित कर रही हैं। अपने अनुभव को मैं बताता जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ पत्रकारिता की पुरानी, कहां से शुरुआत हुई पत्रकारिता, उसके तरफ मैं ले जाऊं सब। देखिए, पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब है स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। आप जो चीज देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो आप विचार करते हैं, उनका संप्रेषण, उनको संप्रेषित करें, वो जो संचार है उसी को पत्रकारिता का रूप दे दिया जाता है। आप घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, रास्ते में एक दूसरे से जो बात करते हैं, जिन विषयों पर बातचीत करते हैं, उसी को लिख करके संप्रेषित करना वही पत्रकारिता है। देखिए, आपने हिंदू माइथोलॉजी में नारद मुनि का नाम सुना होगा। आपने नारद मुनि सबने सुना है ना नाम? जी जी जी। नारद मुनि क्या करते थे? ये लोक की खबर परलोक में देते थे, परलोक की खबर ये लोक में देते थे। दोनों दुनिया को एक दूसरे के से खबर दिया करते थे। और उनके एक चुटिया थी, खड़ी रहती थी, वो जैसे टीवी में एंटेना होता है उस तरह से चुटिया खड़ी रहती थी। वो सृष्टि के सब पहले पत्रकार थे। नारद मुनि सृष्टि के पहले पत्रकार थे, जो काम करते थे एक दुनिया की खबर दूसरी दुनिया को, और दूसरी दुनिया की खबर पहली दुनिया को दिया करते थे। नारद मुनि हम लोग के इष्ट रहे हैं। तो वहां से शुरू होता है, और हर युग में, हर समय में, हर काल में, हर कालखंड में किसी न किसी रूप में संप्रेषण हुआ है, पत्रकारिता हुई है किसी न किसी रूप में। हाँ, जब मुद्रण व्यवस्था शुरू हुई, प्रिंटिंग की व्यवस्था शुरू हुई, तब पत्रकारिता कागज पर आने लगी। उसको अखबार के माध्यम, उसका अखबार नाम दे दिया गया। तो इतनी पुरानी पत्रकारिता है। और अकबर इलाहाबादी एक बहुत बड़े शायर हुए, उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए अकबर इलाहाबादी। उन्होंने कहा, एक शेर है, बहुत महत्वपूर्ण शेर है, कि जब तोप मुकातिब हो तो अखबार निकालो। माने जो काम आप तोप से नहीं कर सकते, बंदूक से नहीं कर सकते, बड़े बड़े अस्त्र से नहीं कर सकते, अग्नि से नहीं कर सकते, वो काम आप पत्रकार पत्र से कर सकते हैं। यानी समाचार पत्र में लिख करके आप किसी भी व्यक्ति को प्रसारित कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्तित्व को समाप्त भी कर सकते हैं। तो तोप का काम ये पत्रकार करते हैं, पत्रकारिता करती है। अंग्रेजों के जमाने में जब हिंदी का पहला अखबार निकला था, देखिए सन 1826 में, आज से 194 साल, 194 ईयर्स पहले, उसका नाम था उदित मार्तंड। उदित मार्तंड हिंदी का पहला अखबार था जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, हिंदुस्तान का पहला अखबार। उसको कानपुर से एक शुक्ला जी आकर कलकत्ता से, क्योंकि कलकत्ता राजधानी थी अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में, उन्होंने कलकत्ते से शुरू किया उदित मार्तंड। और वो उस जमाने में अंग्रेज लोग की नजर रहती थी अखबारों पर, क्योंकि वो हिंदुस्तान के जो
देशभक्त लोग थे, उनको सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे, ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे, क्रांतिकारियों का समर्थन करते थे। तो अंग्रेज जो भी पत्र निकलता था उसको कन्फिस्केट कर लेते थे, यानी जब्त कर लेते थे वो। इसलिए उस जमाने में तो 1826 से शुरू हुआ अखबार हिंदी का, और बाकी अखबार अंग्रेजी भी शुरू हुए, फिर बंगला में शुरू हुए। जितने भी अखबार निकलते थे तो अंग्रेज लोगों की बड़ी दृष्टि होती थी और उन अखबारों को जब्त कर लेते थे वो। इसीलिए कोई भी अखबार उस समय 2 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं निकल पाता था। 1826 में जो उदित मार्तंड निकला वो भी 1829 में बंद हो गया। उसके बाद में कई लोगों ने निकाला, समाज सुधारकों ने भी अखबार निकाला। आपने नाम सुना होगा हमारे जो निकला अखबार यहाँ पर, राजा राम मोहन रॉय, बहुत बड़े समाज सुधारक जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, उन्होंने भी अखबार निकाला। उस वक्त अखबार 2 भाषा के, 2 भाषा में निकलते थे, 3 भाषा में भी अखबार निकलते थे, एक ही अखबार में 3 भाषाओं में निकलते थे। इस प्रकार ये यात्रा शुरू होती है हिंदी के समाचार पत्रों को। और जब मुद्रण व्यवस्था के बाद में ये हमने इसको अखबार का नाम दिया। और जैसे जैसे भाषा, हरिश्चंद्र के समय एक भाषा थी, भाषाओं में बदलाव होता गया। हिंदी की भी यात्रा के साथ अखबार की यात्रा, हिंदी के अखबार की यात्रा साथ चली रही। आज हम कलकत्ते से अखबार निकालते हैं, उसमें बंगाली का एक प्रभाव रहता है। व्यक्ति जो गुजरात से अखबार निकालता है हिंदी का, उसमें गुजराती का भाषा का प्रभाव। जो राजस्थान से अखबार निकालते हैं उनमें राजस्थानी भाषा का प्रभाव होता है। तो जो पत्र जिस जगह से निकलता है, जिस प्रांत से, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र का प्रभाव उसमें होता है। और भाषा आप जानते हैं, वसुंधरा जी ज्यादा जानती है कि भाषा भी बदलती रही है, शब्द बदलते रहे हैं। और जैसे जैसे हिंदी में निखार आया, हिंदी के समाचार पत्रों में भी उस वक्त निखार आया। आप जब समाचार पत्र निकालते हैं तो आपको भाषा की समझ बहुत जरूरी होनी है। हमारे जो मित्र आज अखबार की दुनिया में हैं, उनको बहुत जरूरी है जानना कि आप कैसे लिखें। थोड़ा लिखने की प्रवृत्ति लोगों में कम हुई है, ये एक चिंता की बात है। आप पढ़ें और लिखें, ये दोनों बहुत जरूरी है। अखबार नवीशी के लिए ये 2 स्तंभ है अखबार नवीशी पर, एक पढ़ना और एक लिखना। टीवी टेलीविजन ने थोड़ा सा इस पर प्रभाव डाला। टेलीविजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बोल देते सारी बातें, इसलिए टेलीविजन लोकप्रिय हुआ है। मैं खुद एक टीवी चलाता हूँ ताजा टीवी के नाम से। लेकिन मैं जब भी हमारे अखबार में लोग काम करने आते हैं टीवी में भी, तो उनको भी मैं कहता हूँ आप पहले लिखिए। लोग लिखने से थोड़ा घबराते हैं, लिखने को करते हैं। भाषा बहुत जरूरी है। आजकल के जो पत्रकार हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनके ज्यादातर जो पत्रकार हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं। मैं आपको फिल्मी दुनिया की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्या सिमिलरिटी है। पहले फिल्में बड़ी दिल को छूती थी हमारे, आज की फिल्में उतना नहीं छूती है। कारण क्या है? पहले जो फिल्मों में काम करते थे, जो डायलॉग थे, संवाद थे, वो हिंदी में हुआ करते थे, जनता की भाषा में होते थे। अब हमारे जो नए कलाकार आए हैं उनमें कई ऐसे हैं जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, तो उनकी भाषा में वो हिंदी नहीं है। आज अमिताभ बच्चन सुपर हीरो क्यों बन गए? क्योंकि वो इलाहाबाद के हैं, उनकी हिंदी इलाहाबाद की हिंदी है। उसी प्रकार आपकी हिंदी अगर अच्छी हो तो आप संप्रेषण आपका बहुत अच्छा होता है। और साधारण देखिए, अखबार की अलग अलग भाषा भी होती है। अखबार, समाचार पत्र भी एक साहित्य का ही एक हिस्सा है, लिटरेचर का हिस्सा है एक। लेकिन समाचार पत्रों की भाषा कुछ अलग भी होती है। समाचार व्यक्ति अपने मन से भी कुछ शब्द गढ़ता है वो, और उसको वो संप्रेषण के लिए जरूरी समझता है। इसलिए भाषा सरल, सीधी और संप्रेषण उसमें ताकत होनी चाहिए। और ये जो अब समाचार पत्र निकलते हैं हमारे, इसमें पहले पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत पत्रिकाएं निकलती थी। हम पत्रिकाओं को पढ़ करके मुझे प्रेरणा मिली थी। हमारे जमाने में धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, कादम्बरी था, सारिका थी, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकलती थी। टेलीविजन जब से शुरू हुआ, लोकप्रिय हुआ है, तब से पत्रिकाएं समाप्त हो गई। पत्रिकाएं नहीं निकलती, लगभग समाप्त हो गई है। इंडिया टुडे जैसे कुछ पत्र निकलते हैं, कैप्सूल है वो, समाचार पत्रों का कैप्सूल बोलते हैं हम लोग उसको। ये जो है पत्रिकाओं का समय समाप्त हो गया। अब उसकी जगह जो स्पेशलाइज्ड मैगजीन है, किसी एक विषय पर, अगर आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल साइंस पर पत्र निकल सकता है,
जैसे कि आप बिजनेसमैन अगर बिजनेस जाना चाहते हैं तो बिजनेस के किसी विधा पर आप पत्र निकाल सकते हैं, इस्पात पर पत्र निकल सकता है, आपके केमिकल पर, रसायन पर पत्र निकल सकता है। ये इसकी आवश्यकता है अभी ये नया एक खालीपन आप में, जो स्टूडेंट्स अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं, वो जाकर के आगे अगर कोई आप केमिकल इंजीनियर है या केमिकल बिजनेस में है तो आप केमिकल में अखबार निकाल सकते हैं, केमिकल पर, रसायन पर अखबार निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग में अखबार निकल सकते हैं, आप जिस विधा में है उस पर निकाल सकते हैं अखबार। फिल्म इंडस्ट्री में तो फिल्म पर अखबार निकाल सकते हैं, जिस इंडस्ट्री में भी है आप उस पर आप निकाल सकते हैं, जो भी आपकी विधा हो। ये एक नया है, क्योंकि बाकी पत्रिकाओं का समय टेलीविजन के बाद समाप्त हो गया और अब हम आपके बहुत लोग हमारे देश में आज जितना इसको हम लोग तीसरी दुनिया में बोलते हैं, फोर्थ पिलर बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, और फोर्थ पिलर बोलते हैं अखबार को। पूरी डेमोक्रेसी हमारी 4 पिलर पर रुकी हुई है, जैसे मैंने बताया। इसको फोर्थ स्टेट बोलते हैं, अखबारों को फोर्थ स्टेट बोलते हैं। अखबार में आपको बहुत ईमानदारी से आप आइए, बहुत बड़ी सेवा का काम है। मैं तो पहले, जैसे वसुंधरा जी ने मेरे बारे में बताते हुए कहा, मैं तो सामाजिक कार्य करता था, सोशल वर्क करता था, लेकिन मैंने देखा सोशल वर्क में भी संप्रेषण बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि सोशल वर्क क्यों करना चाहिए। आज महात्मा गांधी की जयंती है, महात्मा गांधी भी अखबार निकालते थे, हरिजन नाम का अखबार निकलता था उनका। हरिजन के माध्यम से वो बहुत सी चीजें बताते थे वो उस जमाने में। लाल बहादुर शास्त्री भी अखबार से जुड़े थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो भी सब अखबार में लिखते थे वो लोग, क्योंकि एक भाषा, एक लोगों में संप्रेषण, लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का काम अखबार वाले करते थे। ये एक समय था। आज का समय ब्रिटिश के बाद में, आजादी के बाद समय बदला है, लेकिन मूलतः हमारा स्वभाव, मेरा अखबार का कर्तव्य वही है जो पहले था। पहले भी हम अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को तैयार करते थे, मानसिक रूप से तैयार करते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर लड़ते थे, अखबार उनको रसद सप्लाई करता था। अखबार का काम है रसद देना। इसमें मुझे एक हमारे कवि कमल जो हमारे कवि हैं, उसका नाम मैं भूल गया, अरुण कमल बहुत अच्छे कवि हैं। उनकी एक लाइन है बहुत अच्छी, अपना क्या है इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, अपना क्या है इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। तो कलम की जो धार होती है वो बहुत मजबूत होती है। कलम से आप किसी भी व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कलम से अगर आप गैर जिम्मेवार हैं, एक सनसनीखेज पत्रकारिता भी होती है जिसमें कई लोग किसी के बारे में उल्टे सुल्टे झूठे आरोप लगा देते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत काम है। हमारे जैसे हर विधा में, हर जीवन के हर क्षेत्र में गलत लोग भी होते हैं, पत्रकारिता में भी गलत लोग आते हैं। उनका काम है सेंसेशन करना, जातीय भेद पैदा करना, सांप्रदायिकता को पैदा करना। अभी जैसे सोशल मीडिया जिनका जिक्र हमने किया, सोशल मीडिया में बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने जातीय और सांप्रदायिक जो हमारे बीच की जो है उनको उभार करके उत्तेजना पैदा करने की चेष्टा की, जिसके बारे में सरकार भी चिंतित है, इसको कैसे रोके। हजारों की संख्या में व्हाट्सएप है, गलत है, बिना तथ्य की हम जानकारी दे देते हैं लोगों को, हमें मालूम नहीं है, लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। आप जब देख लीजिए, जिस व्हाट्सएप में के बारे में आपके पास व्हाट्सएप आया है, जब तक आप समझ नहीं लें, आप उसको जान नहीं लें, उसके तथ्यों को जब तक आप पुष्ट नहीं कर दें, उनको कभी फॉरवर्ड मत करिए। इससे गलत फहमी पैदा होती है, बहुत से गलत तथ्य लोगों के सामने आते हैं। कई लोग गलत मृत्यु का समाचार भेज देते हैं, गलत तथ्य बता करके सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा करते हैं, जिससे हमारा देश त्रस्त है। अखबार का काम होता है कि जातीय एकता को बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना, ये अखबार का काम होता है। ये समाचार पत्र साहित्य का काम होता है। साहित्य का सबसे बड़ा काम होता है लोगों के बीच में एक पुल तैयार करना, एक सेतु होता है। आम आदमी और व्यवस्था के बीच में एक सेतु का काम करता है, वो एक जागरूकता पैदा करता है। आज जैसे हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कोरोना काल में कितनी भ्रामक जानकारी हमको मिली थी, शुरू में कितनी गलत चीजें हमारे उसमें आई थी, सरकार ने क्लैरिफाई किया, हमने अखबार में छापा, अखबार में हम लेख छापते हैं, प्रबंध छापते हैं, उनको लेकर के हम
लोगों को जानकारी देते हैं जिससे कि गलत फहमियां नहीं हो। ये सबसे बड़ा काम है अखबार वाले का। दो काम है समाज क्षेत्र में, अंधविश्वास को खत्म करना, सुपरस्टिशन को खत्म करना, जागरूकता पैदा करना, सब सुधार करना, और किसी भी गलत चीज को लोगों के बीच में न जाए, ये आप बहुत जरूरी है। ये और जहां तक टेलीविजन का सवाल है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैं बता दूं, कुछ आंकड़े आपको बताऊं। तो लोग समझते हैं कि हिंदी के अखबार, भाषा के अखबार क्या काम करेंगे। हिंदुस्तान में जितने अखबार निकलते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, हजारों की संख्या में न्यूज़पेपर हैं, हर भाषा में न्यूज़पेपर है। आज प्रसार की संख्या की दृष्टि से और लोग पढ़ने, पाठक की दृष्टि से हिंदुस्तान के जो टॉप 10 अखबार हैं, सबसे बड़े जो 10 अखबार हैं, उनमें पहले 4 अखबार हिंदी के हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इसमें अंग्रेजी का नंबर 9वां नंबर है। अंग्रेजी का एक अखबार है जो 9 नंबर में आता है, 9 में 9 नंबर में अंग्रेजी का अखबार है। शुरू के 8 पेपर या तो हिंदी के हैं या भारत की अन्य भाषाओं के, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला। जैसे बंगला का जो आनंद विहार पत्रिका है, उसकी प्रसार संख्या करीबन 12 लाख है। हिंदुस्तान के एक बड़े अखबारों में जो 10 बड़े टॉप पेपर में आता है, वो हिंदुस्तान हिंदी का अखबार, जागरण हिंदी का अखबार सबसे नंबर 1 अखबार है। हिंदी के अखबार प्रथम 4 अखबारों में आते हैं 10 में, और अंग्रेजी का 9वां नंबर में आते हैं। मैं अंग्रेजी भाषा के कोई मैं विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हिंदी में जितना हम लोगों को समझा सकते हैं अपनी भाषा में, बंगला में जितना हम समझा सकते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, अपनी भाषा में हम जितना लोगों को बता सकते हैं, जागरूकता पैदा कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के दूसरी बात यह है कि जो प्रसार संख्या होती है, उर्दू के अखबार की सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। एक उर्दू का अखबार करीबन 16 लोग पढ़ते हैं, एक हिंदी का अखबार लगभग 8 या 9 लोग पढ़ते हैं। एक अखबार 9 लोग पढ़ते हैं, अगर 10,000 कॉपी छपती है तो उसको 90,000 की सर्कुलेशन हो जाती है, 90,000 लोगों के पीछे पढ़ाई होती है। अंग्रेजी के अखबार की मल्टीप्लिसिटी ओनली 1.5 है, पर एक अंग्रेजी का अखबार सिर्फ 1.5 लोग पढ़ते हैं ऑन एवरेज। तो अंग्रेजी के अखबार की मल्टीप्लिसिटी सबसे कम है, और हिंदी और भाषाई पत्रों की अखबार की मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए जो आप हिंदी पत्रकारिता अगर करते हैं या भाषाई पत्रकारिता करते हैं, तो आपको ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने का मौका मिलता है। टेलीविजन में भी मैं आपको बताऊं कि हिंदी के जो समाचार है, हिंदी के जो समाचार वाचन है, वो सबसे बढ़िया है। इसमें एसपी जो आपने नाम सुना, एसपी वो जो जिन्होंने एसपी सिंह, जिन्होंने आज तक शुरू किया था, उन्होंने ये कैसे समाचारों को पढ़ना चाहिए, वाचन करना चाहिए, उसकी नींव डाली थी एसपी सिंह ने। आज तक के ये समाचार हैं, बाकी समाचार अगले सोमवार को, उसके बीच में उनकी मृत्यु हो गई रविवार को। उन्होंने ये फाउंडेशन मजबूत की। आज भी हिंदी के जो टीवी चैनल्स हैं, उनमें जो समाचार वाचन होता है वो सबसे बढ़िया वाचन होता है। अंग्रेजी उसकी कहीं आसपास में भी नहीं है। टीवी के न्यूज चैनल, टीवी का सबसे ज्यादा देखा जाता है। अंग्रेजी के टीवी चैनल उतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, लोकप्रिय नहीं हुए हैं, क्योंकि आम आदमी देखते हैं। घर में 10 लोग बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं, पुरुष भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, नौकर तक, हमारे जो सर्वेंट है वो भी देखते हैं। तो हिंदी के चैनल अभी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन कुछ टेलीविजन चैनल कुछ गलत समाचार को, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जिस ढंग से बहस चल रही है कई दिन से, लगता है कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई इशू नहीं है, जबकि हमारे पास में अभी आर्थिक समस्या है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे विकास के कई काम है, वो उनको छोड़ करके अभी हम वो कैसे उसका मर्डर हुआ, क्यों हुआ, किसने ड्रग लाई, किसने वो ड्रग खाई, कौन ड्रग का व्यापार करता है, ये जो कम महत्व के लोग हैं, मैं उसका जो कम जिसका महत्व होता है, वो जो चीजें हमारे टेलीविजन के माध्यम से वो करते हैं, वो उसलिए उसका उतना पता नहीं। हिंदी के टेलीविजन चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, और मैं अधिक समय आपका लेना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से हमने सब बताई। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है यही है कि मैं तो एक विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, और आप किसी से सीख सकते हैं। वसुंधरा जी, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं। जी बिल्कुल, पूरा स्टूडेंट मानते हैं।
हम सीख सकते हैं, एक बच्चा भी हमको सिखा सकता है। और अब तो सीखने का, अब तो नई जनरेशन, मैं ये जो हमारे जो कंप्यूटर है या ये जो लैपटॉप है या कई चीजें हमारी जो मोबाइल है, मैं खुद नहीं जानता, मेरा पुत्र या मेरा पुत्र, मेरा ग्रैंडसन है, वो मुझे बताता है। अभी एक नई चीज शुरू हो गई, ये पहले पिता पुत्र को बताता था, अब उल्टा हो गया शुरू, अब पुत्र पिता को बताता है कि इसको ऐसे हैंडल करिए, ये कंप्यूटर को ऐसे चलाइए, ये सारी चीजें हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बहुत तेजी के साथ चल रहा है, इसमें आपको वैज्ञानिक जो प्रगतियां हो रही हैं उसके साथ समीकरण रखना पड़ेगा आपको, जो चीजें बदल रही है। जैसे फैशन डिजाइनिंग, जो आप कई स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग पढ़ते हैं, फैशन डिजाइनिंग बदलती रहती है, वैसे समाज का भी अब परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। इस प्रकार मैंने आपको सारी बातों को समझाने की चेष्टा की बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल तो बताइएगा। आपको नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई सर। आपने मुझे सुना, धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, खासकर वसुंधरा जी को, और आपके सभी स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। दिलीप साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने जीवन के अनुभव के साथ साथ पत्रकारिता पे बहुत विशद दृष्टि डाली और बहुत अच्छा हम लोगों को लगा, और हमारे विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस नकारात्मक परिस्थितियों में हम लोग किस तरह से अच्छी पत्रकारिता करें, इसका भी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। और अब मैं पत्रकारिता पे इतिहास पे बात करते हुए, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने अपने बड़े आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई योजनाएं बनी, जिनसे कई योजनाएं कारागार भी नहीं हुई। भारत आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाद्यान्न सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है आदि, इन सभी से जूझ रहा है। तो आज हमें आवश्यकता है कि योजनाओं में परिवर्तन लाने की। तो वर्तमान युग आज सूचना प्रौद्योगिकी का है, हम लोग सब लोग आज डिजिटल युग से जुड़ गए हैं, और संचार और ऊर्जा का है। तो सरकारी शासन तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं इतनी बोझिल हैं और मंद गति से आगे बढ़ती हैं कि विकास और कार्य जो है वो पिछड़ जाता है। तो इसके लिए हमें खुद एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत में रहने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं है। और जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो शासन व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, ये चार वस्तुएं, चार जो हमारी धाराएं हैं, वो एक समाज को जोड़ने का काम करती हैं। समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, नकारात्मक पक्ष हैं, उनको उभारने की कोशिश है कि सबको न्याय मिले और सब एक अच्छा लोकतंत्र जो है अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। तो प्रेस जो है वो सबसे अधिक इस ओर काम करता है, जिसका काम है कि एक हमारे सामने अपनी दृष्टि रखना। तो अगर वो अच्छा सोच वाला नहीं होगा, अच्छे विचारों वाला नहीं होगा और एक समाज कल्याण वाला नहीं होगा, तो वो एक अलग ही न्यूज देगा। तो ये हम लोग की आज कार्यशाला जो है वो इसी पर हम लोग अपना फोकस करेंगे कि किस तरह से हमें एक हिंदी पत्रकारिता का जो युग है उसको हम हिंदी, क्योंकि आज बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बोली जा रही है, देश ही नहीं विदेश में भी हम देखते हैं कि हिंदी के 144 विश्वविद्यालय हैं, और साथ ही साथ फिल्मों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हिंदी का जो बहुत विकास हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं वो भी हिंदी के साथ बड़ा प्रेम रखते हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है, और हम देखते हैं विश्व पटल पर बहुत कुछ बदल रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और हिंदी पत्रकारिता को हमें आगे बढ़ाना है, और किस तरह से हमारे युवा उससे जुड़ेंगे। तो आज हमें उसी पर बहुत बातचीत करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्व में प्रौद्योगिकी को 3 भागों में बांट सकता है। पहला है मनोरंजन प्रौद्योगिकी, दूसरा है पत्रकारिता प्रौद्योगिकी, और शिक्षा प्रौद्योगिकी।
तो इन तीनों क्षेत्र में हम किस तरह से अपने प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करें, और ये पूर्ण रूप से व्यावसायिक है, व्यावसायिक अर्थ रखते हैं। तो भारत में पत्रकारिता पहले हम देखे हैं कि मिशन के रूप में था। स्वाधीनता आंदोलन में हमारे हिंदी ही काम आई, और हिंदी के द्वारा ही हमने आजादी पाई। जैसा कि नेवर जी ने भी बताया कि गांधी जी, लोकमान्य तिलक और भी बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो भी नेता रहा है वो किसी न किसी पत्र से जुड़ता है, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का हो। तो अगर हम किसी भी नेता के चरित्र को जानना चाहेंगे तो पहले हम उसे अपनी भाषा में पढ़ते हैं, बाद में अंग्रेजी की ओर जाते हैं। और अंग्रेजी भी जानना जरूरी है, क्योंकि वह हमारे शिक्षा की भाषा है, हमारे अध्यापक जो हमारे बच्चों की भाषा है। इंग्लिश तो बहुत संपर्क भाषा के रूप में हमें पूरे विश्व के साथ जोड़ रही है, लेकिन आप विश्व में भी देखेंगे तो हिंदी जो है वह एक तरह से वहां पे भी हमें अपनी भाषा में बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो है उदाहरण दिया है, पूरे विश्व में उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाए और वहां जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो यह जो बदलाव है वह हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और आज के युग में पत्रकारिता को हमें और आगे ले जाना है। और इस तरह से हम, जैसे हमारा साइबर स्पेस है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, टीवी है, रेडियो, सिनेमा, इन सभी के सहयोग से संचार जनता के लिए एक कमोडिटी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। पत्रकारिता में हमने मीडिया अनुसंधान, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु नियंत्रक मंडल, तकनीकी, विपणन और अर्थ से संबंधित विभिन्न समितियां हैं जो मीडिया के लंबे चौड़े व्यवसाय को चला रही हैं। तो प्रतिस्पर्धा के इस युग में मीडिया एजेंसियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया या फिर इंटरनेट हो, सभी की पहुंच देश के कोने कोने में फैल चुकी है। तो आज पहले से अधिक चुनौतियां हमारे सामने हैं। वैश्वीकरण और आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। मीडिया ही वह सशक्त माध्यम है जो प्रेस स्वतंत्र अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो हम देख रहे हैं कि सत्ता हो या जनता, शासन हो या बड़ी बड़ी कंपनियां या संस्थाएं, हर क्षेत्र में आज व्यक्ति के सत्य को पत्रकारिता ही सामने लाती है। और इस पत्रकारिता के युग में हमें जो भी चीजें आज पता चल रही हैं, पत्रकारिता के माध्यम से चलती हैं। पहले भी आप देखे हैं कि बहुत सी चीजें छिप जाती थी, और आज हमें हर चीज का ब्यौरा चलता है, ब्यौरा पता चल जाता है। पहले तो हम टीवी और नेट और ये जो हमारे डिजिटल माध्यम है उनके कारण हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जब लिखने का काम आता है तो वह प्रिंट मीडिया ही करती है। तो आज पत्रकारिता केवल साज सामान और समाचार विज्ञापन तक ही सीमित नहीं रही है, वह तो दिन प्रतिदिन विविध मुखी होती जा रही है। और जनमत का निर्धारण करना, निर्भीक विवेक कर सत्य को सामने लाना। अब जैसा कि इन्होंने बताया, नेवर जी ने, सुशांत सिंह का केस, तो उसको कई लोग कई तरह से उसको जो है खंगाल रहे हैं, और किस तरह से उसको निर्भीक विवेक कर रहे हैं। वो एक गलत तरीका है, लेकिन उसको भी कर रहे हैं लोग। तो जैसा उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, किसी की जो कमजोरी है उसको भी लोग उजागर करते हैं, तो यह जो है गलत है। तो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हाथरस का जो कांड हुआ है, गैंग रेप वाला, तो उसके लिए राहुल और प्रियंका गए, तो किस तरह से वहां पर हुआ। अब वो किस उद्देश्य से गए, राजनीतिक उद्देश्य है वो तो पता चल ही रहा है। तो लेकिन उसको जो है तरह तरह से पत्रकार अपने अपने ढंग से उसको हमारे सामने उजागर करते हैं, और हम वो अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। तो वो एक अलग चीज हो गई, जो व्यवसाय को किसी भी तरह से इतना अधिक व्यवसायिक
अधिकता भी हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। नकारात्मक संदेश देना वह भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब कहीं पर भी ये नकारात्मकता हमें दिखाई पड़ती है, जिस पत्र में या जिस भी मीडिया में नकारात्मकता होगी, वहां पर वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। क्योंकि वहां पर भी हम आज गांधी जी की जयंती पर इस तरह का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है, तो सत्य की जीत तो होनी ही है। तो जो अच्छा लिखेगा, जो अच्छा पत्रकार होगा, अपनी संयम से, निष्ठा से, ईमानदारी से और साहस से जिस काम को करेगा, वही आगे बढ़ सकता है। वह अपनी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से आगे बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा सत्य है, पत्रकार जो है वह ईमानदार होना उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो पत्रकार ये जो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनसे सत्ता और सरकार के कार्यों का खुलासा करते हैं, तो ये ऐसी घटनाओं से और समस्याओं से आम जनता का दूर दूर तक कोई वैसे सरोकार नहीं, क्योंकि वो आम जनता क्या कर सकती है उससे। तो घर बैठे वैसे ये है कि हमें संचार माध्यम पूरी जानकारी देते हैं। आज संचार का क्षेत्र, जैसा कि कहा कि शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बौद्धिक चुनौतियों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से उपयोगी हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, जो पत्रकारिता या संचार प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संचार के माध्यमों के प्रयोग का उद्देश्य समाज को न्याय दिलाना है। न्यायपालिका और सत्ता जैसी ताकत के गलत कार्यों को जनता के समक्ष लाना है। नई सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आगामी पत्रकारिता मानवीय संसाधनों की अपेक्षा मशीनों पर आधारित हो गई है। सैटेलाइट, इंटरनेट पत्रकारिता का ही बोलबाला है। भाषा संस्कृति भी नई प्रकार की हो गई है। पूरे विश्व की भाषा एक होगी जो समाचारों के माध्यम से विकसित होगी। तो आज हम देखते हैं हमारे सामने बहुत सारी भाषाएं हो गई हैं। हम जिस भाषा में चाहें अपना पत्र पढ़ सकते हैं, और संचार की भाषा सरल शब्दावली से युक्त है, क्योंकि यह समाचारों की भाषा है। प्रेस की भूमिका के बात अगर करते हैं हम, तो देखते हैं कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के विकास को देखते हुए प्रेस पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वह स्व परीक्षण और स्व आलोचना करने में सक्षम है? वरिष्ठ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार के प्रति सत्ता उन्हें किस प्रकार का दंड देगी और उनके अपराधों को कौन सामने लाएगा? निश्चित ही लोकतंत्र में यह दायित्व प्रेस का है। क्या ऐसी कोई तकनीकी है जिसके द्वारा हम समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के दोषों और जो हमारे वो अपकृत्य कर रहे हैं, संदेहास्पद स्थितियां हैं, और उनके गलत प्रसारणों पर रोक लगा सकें? तो आज मीडिया एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। यह सच है कि भारतीय पत्रकारिता का मूल स्वरूप एक मिशन के रूप में विकसित हुआ था, जिसके किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कभी भी प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन उनके संस्कार और उनकी जो आचार विचार थे, उनका जो दृष्टिकोण था, वह बहुत अच्छा था। विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत आदर्श और अनुभव की मिसाल थे। तो भारत में मीडिया का आगमन जो हुआ है, वो एक उद्योग के रूप में हुआ है, जिसका बहुत बड़ा भाग हम कॉरपोरेट विज्ञापनों और मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है। तो यह जनता की वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। भारतीय मीडिया की अगर गुणवत्ता को जांचा भी जाए, तो हम ये पाते हैं कि अमेरिकी मीडिया की तुलना में हम अभी भी अपरिपक्व हैं। सूचना के स्तर पर भारतीय मीडिया कृषि विषयक सूचनाएं नहीं देता, ग्रामीण सूचनाएं नहीं देता, बल्कि मनोरंजन की सूचनाएं ज्यादा देता है। जैसा कि अभी नेवर जी ने भी बताया कि
सुशांत सिंह के केस को, कंगना रनावत को किस तरह से हाईलाइट किया गया, और जो है अब यहाँ राजनीति के कारण जो है बहुत सारे जो गैंग रेप हो रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से जो समाज में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस चीज को जब वो घट जाती है उसके बाद उसका ब्यौरा दिया जाता है तरह तरह से, जो हमारे मीडिया चैनल हैं या हमारे अखबार हैं वो देते हैं। तो देश की उन्नति को अगर देखा जाए तो मानव जाति के कल्याण द्वारा ही संभव है। कृषि, व्यापार, शिक्षा, साहित्य, कला, संगीत के साथ साथ कई कार्य एवं क्रियाएं हैं जिनमें प्रेस की भूमिका अहम है। राष्ट्रीय एकता, सुव्यवस्था, प्रशासनिक नीतियां जो सदाचार और सच्चरित्रता को वृद्धि करें, इसके लिए मीडिया संस्कृति को भारतीय रंग में रंगना होगा। तो आज जो है हमारी जो मीडिया है, या उसको सुधारने के लिए जो हमारे आने वाले युवा वर्ग हैं, वही इस कार्य को आगे अच्छे रूप से कर सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, फिर से एक नए समाज के बनने की कल्पना की ओर हैं। क्योंकि कोरोना महामारी ने हमें सिखा दिया है कि हम अगर अपना काम खुद नहीं करेंगे तो अब हमारा पतन जो है निश्चित है, भाषा के स्तर पर या संस्कृति के स्तर पर या हमारे जो और भी व्यवसाय की दृष्टि पर। तो ये हमें खुद स्वयं इस बात को समझना होगा कि किस तरह से हम पत्रकारिता के इस बड़े क्षेत्र में अपने आप को स्टैब्लिश भी कर सके, और अपना जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसको भी हम ठीक से चला सके। तो आज के युग में पत्रकारिता जो है वह भावी समाज की जो पीढ़ी है उसको प्रतिध्वनित कर रही है, और नवनिर्मित समाज का स्वरूप किस तरह का होगा, यह धर्म मीडिया संचालकों का जरूर बनता है। हमारे बीच जो नेवर जी आए हैं उन्होंने इसका पालन बहुत किया है। उन्होंने बहुत सारे युवा प्रतिभाओं को पत्रकार भी बनाया है, और वे पत्रकार जो यहाँ से निकले, इनके यहाँ से मीडिया चैनल से, तो उन्होंने अपना एक अलग कुछ एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से पत्रकारिता का इतिहास तो बहुत बड़ा है, और उस इतिहास पे न जाते हुए लेकिन हमें अपने जो पुराना इतिहास था उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें ये जो परंपरा मिली है। क्योंकि आज भी हम लोग देखिए कहते हैं कि ये पत्रकार जो है बहुत अच्छा था, और ये पत्रकार जो है बहुत ही बेकार है और पैसा खाता है, ऐसा करता है, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं। तो हमारे हिंदी पत्रकारिता का जो बहुत ही अच्छी बात है कि बंगाल से ही शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि बंगाल से ही खड़ी बोली गद्य की यात्रा शुरू। तो इसके लिए भाषा की बहुत ही आवश्यकता है, और विभिन्न जो यात्राएं यहाँ से हुई हैं अपने पत्रकारिता को लेकर, तो वो हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज अभी भी हमारे यहाँ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ये शुरू होते हैं, जहाँ पे सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान और सदर मिश्र जैसे अध्यापकों द्वारा बहुत रचनात्मक कार्य हुए। तो पत्रकारिता और धर्म प्रचार के लिए खड़ी बोली ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हिंदी का इतने कम समय में ज्ञान विज्ञान में शिक्षण, राज्य व्यवस्था संचालन आदि में विकास होना संसार के भाषा वैज्ञानिक इतिहास में कदाचित पहली घटना है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी भाषा का विकास नहीं होता है। और हिंदी की उन्नति पर सन 1928 में ही श्री पूजन सहाय जी थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी ने एक बृहद क्षेत्र में अपना विकास किया है जो विस्मित करने वाला है। तो हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि कलकत्ता रही है, और 30 मई 1826 में हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। उसके बाद भारत मित्र है, सार सुधा निधि है,
उचित वक्ता है, नृसिंह आदि विशिष्ट हिंदी पत्र पत्रिकाएं भी रही। और बंगदूत है, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी पत्रिका, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, सार सुधा निधि, उचित वक्ता, भारत जीवन आदि समाचार पत्र निकाले गए। तो ये 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध होता है, शुरुआत होती है, वहीं से ये सब निकलते हैं। 20वीं सदी के जब बात करें तो चौथे पांचवें दशक में हिंदुस्तान जैसा पत्र निकलता है, आर्यावर्त जैसा निकलता है, नव भारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका आदि समाचार पत्र निकाले गए। तो ये 1972 में देखा गया कि भारत में 11,926 समाचार पत्र थे, जिनमें से हिंदी के 3,093 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे और अब उनकी संख्या दुगनी हो गई है। तो बहुत ये प्रसन्नता की विषय है कि हिंदी में जो है बहुत अधिक पत्र निकलते हैं। जैसा कि अभी नेवर जी ने भी बताया, तो पत्रकारिता का आजादी से पूर्व तथा बाद में राष्ट्रीय इतिहास पर व्यापक असर दिखाई पड़ता है। और ये हम देखते हैं कि वो हित में लिखा गया, समाज के जो हित में हम लोगों ने जो काम किया वह यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो पत्रकारिता के जितने भी जो हमारे पहले के आजादी के पहले के लोग थे, उन्होंने राष्ट्रीय भावना से वे जुड़े हुए थे, मूल्य निष्ठा में जीने वाली पीढ़ी थी। उनके लिए बस दुख का विषय क्या था कि पत्रकारिता को कोई अर्थार्जन का धंधा न बनाए, लेकिन वो तो बनना ही था क्योंकि ऐसा ही समय आ रहा था। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, प्रताप जैसे पत्र के संपादक रहे हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जैसी पवित्र चीज को, उन्होंने उसको पवित्र बताया, पवित्र चीज को भी लोगों ने आय का साधन बना दिया। और वहीं उग्रजीत थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक व्यंग किया कि सच्चा पत्रकार तो वही होता है जिसके पास पत्र और कार दोनों हो। तो पत्रकार तो आज जो है वह उद्योग का जमाना आ गया है, मिशन का जमाना आ गया है। बहुत से जो ऊंचे आदर्श वाले लोग थे उस समय, जैसे रामानंद चटर्जी, तो प्रख्यात भारतीय पत्रकार थे, जिन्होंने प्रवासी जो बंगला में पत्र निकला, मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी और विशाल भारत जैसा हिंदी का प्रकाशन किया, जिसमें संपादक को उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी। लेकिन वही देश जो बंगला का पेपर निकलता है, और संडे जो अंग्रेजी में था, और रविवार हिंदी, ये दूसरे प्रतिष्ठान से निकलते थे, जहां रविवार के संपादक को विशाल भारत के संपादक जैसी स्वाधीनता प्राप्त नहीं थी। पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर ने कहा कि पूंजीपति अथवा धनाढ्य प्रकाशक सुंदर और सुसंपादित पत्र निकालते हैं, उसका मिजाज और दिमाग का पारा हमेशा चढ़ा रहता है और वह धरातल पर खड़े साहित्यिक संपादक पर सातवें आसमान से नजर डालता है। वही हम देखते हैं कि कलकत्ता में भारतीय संस्कृति संसद, भारतीय भाषा परिषद आदि संस्थाएं, जो हिंदी बंगी परिषद, ये सब अपने विचारों के अनुरूप बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही थी और कर रही है। भारतीय भाषा परिषद के हमारे बीच विमला पोद्दार जी हैं, जो हम लोगों को सुन रही हैं, और उनको पता है कि वह कैसी यात्रा रही है, हिंदी की जो यात्रा है, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपना सहयोग दिया। सीताराम सेकसरिया जी, भागीरथ कानोड़िया जी, जिन्होंने स्कूलों में, पत्रकारिता में, पत्रिकाओं में हिंदी के लिए बहुत बहुत काम किए। तो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार पर बहुत बड़ा कार्य किया। पद प्रभुता का अहंकार जब विद्या व्यापार के ऊपर अपना प्रभुत्व या वर्चस्व जमाने लगता है, तो उस विद्या व्यापार का पतन होने लगता है। तो हम जब अपने संस्कारों को भूलकर पत्रकारिता को एक
केवल व्यवसाय के रूप में देखने लगे, तभी से हमारे अंदर वह जो आचार, जो समाज कल्याण की भावना थी, वह हट के स्वार्थपरता की ओर हम जाने लगे। तो यह जो भाषाई अराजकता और आचार विचार में जो अपसंस्कृति का प्रवेश हुआ, तो यह जो है वह पत्रकारिता को कहीं और ले गया। उद्योग तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें एक ईमानदारी और जो साहस और एक जो उसके अंदर संस्कृति होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, वह कहीं दूर चली गई। तो भाषाई अराजकता और सहज भाषा के आग्रही थे पंडित दुर्गा प्रसाद जी भी। उन्होंने भी कहा कि हिंदी पत्रकार जब अपनी काम करते थे तो उनको अपने कर्म के प्रति बड़ी अटूट निष्ठा थी। तो ये जो पत्रकारिता का अर्थ है, परिभाषा है, और पत्रकारिता के मूल्य हैं, और पत्रकारिता और पत्रकार कैसा होना चाहिए, उनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए, उनका क्या उत्तरदायित्व है, किस तरह वे सक्रियता के साथ काम करते हैं, किस तरह से उनकी विश्वास पात्रता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उनकी विश्लेषण क्षमता कैसी होती है, उनका भाषा पर क्या अधिकार होता है, यह सब पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। जब आपको कहीं इस्टेब्लिश्ड होना पड़ता है तो उसके लिए वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता जो है वह ऐसी विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है, और जो अपने युग और अपने संबंध के विषय में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। सरोकारों के बिना पत्रकारिता में जाना व्यर्थ है। केवल रोजगार मानने वाले लोग अपने अस्तित्व को नकारने मात्र हैं। नए लोग जब इस प्रोफेशन में ग्लैमर या सिर्फ रोजगार के कारण आ रहे हैं, उनका मकसद पत्रकारिता को जीना नहीं है। सिर्फ पेट भरना ही जीना नहीं है। अपने को मार कर नौकरी करना तो बहुत ही अपमानजनक है। बाजार और तकनीक दोनों हमारे बनाए हुए हैं, इसलिए इनके दबाव से मुक्ति का रास्ता भी हम खोज लेंगे। पत्रकारिता मूल्यों और सिद्धांतों पर ही टिकी होती है, इसलिए हमें हमारी सोच की खिड़कियों को खुला रखना है। और वक्त ने कुछ समय के लिए एक अंधेरी सुरंग की ओर हमें जरूर ढकेल दिया था। हम पाश्चात्य और उस अंधेरी बह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो है वो फिर से अच्छे दिन आएंगे और हमारी पत्रकारिता और अच्छे रूप की ओर जाएगी। आज हम लेकिन देखते हैं कि YouTube वगैरह में बहुत सारे चैनल आते हैं जिसमें हिंदी भाषा वो ठीक से बोल भी नहीं पाते और वो अपना चैनल बना लेते हैं। यह भी जो है वो एक तरह से कूड़ा करकट कहना चाहिए, तो अच्छी चीज रह जाएगी। कबीरदास जी ने कहा है ना, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो हमें अपने अंदर वो संस्कार लाने हैं जो हम अच्छा चीज पढ़ें, अच्छी चीज की ओर जाएं, और जो बुरे हैं उनको हम एक तरह से हटा दें, अपने जीवन से ही हटा दें, और अच्छी चीजों की ओर हम अपने आप को ले जाएं। तो पत्रकारिता के बहुत अच्छे आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो हमें पत्रकारिता का ये जो इतिहास है वो तो 200 वर्षों का है और विभिन्न माध्यम है, लेकिन पत्रकारिता ही एक ऐसी चीज है, ऐसा क्षेत्र है जो हमें संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप एक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप अपने गुणों को, अपने मन पसंद विषयों को, जैसा कि नेवर जी ने भी बताया कि आज विभिन्न विज्ञान में, अंतरिक्ष में, ज्योतिष में, आप देखिए विभिन्न विषयों पर आज जो है पत्रकारिता हो सकती है। आप कोई भी विषय चुन लें, आपका जो मन पसंद है उसमें आप अपने आप को लिख सकते हैं। बस एक सफल पत्रकार वही होता है जिसके अंदर व्यक्तित्व उसका अच्छा हो, परिश्रमी हो, संयम से काम करता हो, ईमानदार हो, साहस हो। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है,
जिसमें आपको जुड़ना पड़ता है। तो आप इसमें बहुत सारे, जैसे न्यूज रिपोर्टर हो सकते हैं, न्यूज एडिटर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, फोटोग्राफी है, उसके बाद में वीडियो मेकर, विजुअल एडिटिंग, ग्राफिक आदि के बहुत सारे स्कोप हैं। तो प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर, एडिटर आदि पदों पर आप जॉब भी आपको मिल सकती है। आप अपना ब्लॉग खोल सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप अपना फेसबुक सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक भाषा की जरूरत है, और किस तरह से आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी प्रतिभा पर निर्भर है। एक बहुत अच्छा कोर्स इसमें है पब्लिक रिलेशन का। तो अगर यह पत्रकारिता में ही आता है पब्लिक रिलेशन, इसमें आप किसी भी व्यक्ति के, संस्थान के साथ की छवि को लोगों की नजर में किसी तरह से आप अपना उसमें जुड़ सकते हैं, जिसकी खबर को आप सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। और पब्लिक रिलेशन का कोर्स जो है वो आपको, कोर्स करने के बाद आप बिजनेस हाउसेस से जुड़ सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सन से जुड़ सकते हैं, सेलिब्रिटी के साथ जुड़ सकते हैं, और संस्थानों के साथ। तो पीआर जो है वह सब कुछ करता है। तो पीआर होने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ती है। और पत्रकार के क्या अधिकार हैं, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करते हैं। पत्रकार जो है, हमारे जो आसपास घट रही है घटनाएं देश में विदेश में, उन पर बहस भी होती है। जैसे हमारे तीन तलाक पे हुआ, 377 पे बहस होती है। अभी राम मंदिर का जो अभी उन्होंने जीता है, 32 लोगों को बरी कर दिया है 28 साल बाद जो केस आया, तो उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिस पर रोज चर्चा होती है। तो वो एक चर्चा और बहस से संवाद के कई रास्ते खुलते हैं, और उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, जो अगर केस से संबंधित है तो वकील वगैरह हैं, बड़े बड़े जो जानकार हैं, उनके विचारों को हम सुनते हैं। और ये बात अलग है कि कुछ जो है चैनल, आजकल टीवी चैनल जो हैं, कई बार कहा जाता है मीडिया बिक गया है, ऐसा हो गया है, तो वो खबरें भी हम लोग को जो है सही नहीं मिल पाती हैं, और उसको जो है तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ रखा जाता है। ये भी आप लोग जानते हैं। तो हमारी जो और पत्रकारों को अच्छा वेतन भी मिलता है, सुनते हैं कि 20,000 से स्टार्टिंग होकर लाखों तक चला जाता है। आपको चैनल पे ही मिल जाएगा कि किसको कितना मिलता है। तो पत्रकारिता और जनसंचार को कम मत समझिए, ये बहुत ही कठोर डगर पर चलने वाली चीजें हैं। भारतीय समाज जो है पत्रकारिता में एक व्यवसाय दृष्टि रखती है आज आज के संदर्भ में। तो कुछ शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं, या समूह हैं, या संगठनों के एजेंट हैं, वो पत्रकारिता को चलाते हैं। कभी कहते हैं हम लोग कि अरे ये इस दल का चैनल है, इसको मत देखो, अरे ये उसका है। तो राजनीतिक पार्टियां भी बहुत से अपने चैनल को चलाती हैं। और आज जो है बहुत अपना यूट्यूब चैनल है, आप इंडिविजुअल स्तर पर भी अपने चैनल देख रही हैं। किसी को बहुत अधिक बहुत छोटी छोटी बातें जो है कितनी वायरल हो जाती हैं, जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं, और हम उसी को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो वायरल हो जाती हैं, तो वो फेमस हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को, अपने कान और आंख जो है वो खुली रखिए। तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसको वैसे ही देखना। और एक तो, और एक है कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करना। पत्रकार की जो कला है और शैली है, वो सबकी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल। आपको ये नहीं है कि कलम पकड़ लिए और आपने एक रिपोर्ट लिख दी और हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुशांत सिंह पर देखिए कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं।
तो आप उसको जो है लिखिए, आप अपने कलम से और अपने प्रतिभा से उसको लिखिए, तो हो सकता है वहां का कुछ अलग आए और एक अलग दृष्टिकोण आपके सामने आएगा, क्योंकि हर एक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो बिल्कुल मौलिक होना चाहिए। आप पढ़िए, अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरा डिटेल करिए, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो जांच पड़ताल करके इस तरह से करता रहता है। तो जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। तो पत्रकार के जो व्यवसाय है उसको सब लोग नकारात्मक क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी हर बात में हम नैतिकता ढूंढते हैं, और यह नैतिकता जो है ढूंढना पारंपरिक हमारी चली आ रही है कि एक संपादक जैसे होता है ना, एक टीचर जो होता है, पहले का टीचर बहुत अच्छा था, आज का टीचर जो है बड़ा ही भाई पैसे वाला है, गाड़ी से आता है। तो ये बात हिंदी पत्रकारों या संपादकों पर भी लागू होती है, क्योंकि पहले के हिंदी के जो टीचर होते थे वो साइकिल से आते थे और उनको तनख्वाह कम मिलती थी। आज के टीचर जो है उनको बहुत पैसा मिलता है और वो गाड़ी से आते हैं। तो ये इस तरह की बात है। तो ऐसे ही संपादक जो थे पहले के, वो अगर संपादक है तो उसके पास पैसा कम होता था, क्योंकि वो अपनी निष्ठा से ही जुड़े रहते थे और उनको पैसा कम मिलता था। अपने पैसे से वो पत्र चलाते थे। उदंत मार्तंड के जो संपादक थे युगल किशोर शुक्ल जी, वो अपने पैसे से उसको लिखते थे, अपने पैसे से उसका संपादन करते थे और जा जा के पढ़ाते थे, क्योंकि हिंदी जो है किसी को नहीं आती थी या कोई पढ़ना नहीं चाहता था। उनसे पैसा लेने के लिए वो पढ़ाते रहते थे उनको अपना पेपर। उदंत मार्तंड 1 साल चला, उसके बाद बंद हो गया। आर्थिक मंदी बहुत रहती थी। तो हिंदी अखबारों के साथ ये एक हम लोग देखते हैं कि उसमें रहता है। तो एक जागरूक पत्रकार जो है वो सच्चाई का आलंबन लेकर आगे बढ़ता है। तो ये हम जो है पत्रकारों की शैलियां बहुत सारी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लीड कहानी जो हम लोग देते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं कि प्रमुख रूप से उसका शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद जो है उसकी उपशीर्षक देकर भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता के बहुत सारे वो है। एम्बुश पर पत्रकारिता है, सेलिब्रिटी पत्रकारिता आजकल जो है ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद कन्वर्जेंस पत्रिका है, जिसमें आप प्रिंट, फोटो, वीडियो जैसे विभिन्न रूपों की पत्रकारिता है। तो ये एक उभरता हुआ जो प्रकार है। रॉयल्टी वगैरह का भी समाचार कवरेज जो आता है, शाही परिवारों का सदस्यों के जीवन की झलक पर केंद्रित होती है, जैसे बहुत से पेपर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिसको कहते हैं पापाजी। तो वो भी शर्मनाक चीजें भी आती हैं। तस्वीर प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जो घराने हैं उनके पीछे जो है फोटोग्राफर लगे रहते हैं और उनके अनैतिक व्यवहार का भी कवरेज देते हैं। तो इस तरह से अखबारी जो है, अखबारी गपशप और बहुत सारी चीजें भी हैं जहाँ पे चटपटे मसालेदार और इस तरह की खबरें भी आती हैं। नई पत्रकारिता जो है वो रिपोर्टिंग नए पत्र के रूप में देखा जाता है। तो साहित्यिक कहानी है, आपसी बातचीत है, अपने खुद के विचार हैं। और इस तरह से ये बड़ा अजीब सा लगता है, शुरू शुरू में तो अव्यवहारिक सा लगता है, पर नई पत्र जो पत्रकारिता रिपोर्टिंग है उसके सारे नियमों का अगर पालन किया जाए तो अच्छा एक किताब भी तैयार हो जाती है। और विज्ञान की पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता है, अभी तो खेल का भी बहुत चल रहा है। भारतीय प्रेस परिषद जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो प्रेस परिषद वगैरह से प्राप्त या प्रेस के से जो शिकायतें आती हैं उस पर हम जो प्रेस होती है वो चेतावनी भी दे सकती है और पत्रकारों के आचरणों को गलत भी ठहरा सकती है, क्योंकि वहां पे सरकार से धन मिलता है। वसुंधरा जी, जी जी वसुंधरा जी, जी हाँ मुझे बोलिए। लगता है कि कुछ बच्चों के, क्योंकि समय बाद में नहीं रहेगा, जी तो बच्चों के कुछ सवाल हैं, उन जी लोगों ने हाँ, चैट अब हम बॉक्स लोग में हाँ कई बच्चों ने सवाल लिखे हैं।
जी तो मुझे लगता है आप इन सवालों का स्वागत करें। जी ठीक है। अच्छा, कोई प्रश्न पूछना चाहता है क्या? अगर कोई है, हाँ जी, मैंने बोलो एक कोई। देखा, उसने कहा था कि प्रश्न उसमें चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ये लोग, तो उस पर हम लोग हाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत तरह तरह के प्रश्न आएंगे सर। तो इसके लिए हम लोग जो अच्छा है, क्योंकि कुछ पत्रकारिता के जो नियम है, उसमें हम लोग बहुत सारी पत्रकारिता है, जैसे खोजी पत्रकारिता है, पीत मैम पत्रकारिता, बाल पत्र। तो किसी ने पूछा था कि येलो पत्रकारिता क्या होती है, तो उसके लिए मैं बता रही थी कि येलो पत्रकारिता जो है वह समाचारों की, जो येलो पत्रकारिता होती है वह सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग होता है। इससे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है येलो पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो घोटाले खरीदने का काम किया जाता है, सनसनी फैलाई जाती है, या पत्रकारों द्वारा जो अव्यावसायिक तरीके होते हैं उनको अपनाया जाता है। इसी तरह फेक न्यूज जो होती है वो असत्य समाचारों का एक प्रकार का पीत पत्रकारिता का ही अधिप्रचार है, जिसमें जानबूझकर गलत सूचना समाचार दिया जाता है या झूठे डर दिखाए जाते हैं। उसी तरह से पेड न्यूज होती है। पेड न्यूज जो है वो पत्रकारिता का कलंक माना जाता है। तो ये जो है, मालिक से को ज्यादा पैसा मिलता है और पत्रकार को कमीशन देता है, तो ये बाजार का दबाव होता है। और जो ऋण विहीन पत्रकारों के कारण यह बीमारी आसानी से नहीं खत्म होती है और होगी भी नहीं, क्योंकि इस पर किसी का जोर चलता नहीं है। तो ये इस तरह के जो पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारे आयाम हैं, उनका जो है कोई और भी किसी ने अगर क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन आया है कि मैम एक क्वेश्चन है कि इस पर कोई वो होना चाहिए कि नहीं, अभी मैंने मैम देखा। हाँ, क्या मैम आया? टेलीविजन और डिबेट्स, मैम व्हाट आपकी क्या विचार है टेलीविजन डिबेट्स पे और कैसे वो डिबेट होना चाहिए? जी, तो ये जिसने प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि टेलीविजन में हिंदी डिबेट जो है वो जो होता है, वह भी एक तरह से उनके विचारों को समझना होता है। उस विचार, जो भी समस्या आती है हमारे, अब जैसे अभी हाथरस गैंग रेप को लेकर हो रहा है, या राम मंदिर के जो हुआ, उस पर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कई बार उसको जो है मना भी किया जाता है कि आप ये मत बोलिए, फिर उसको उस वक्ता को बोलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे अंग्रेजी चैनल में भी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत जोर जोर से बोल देते हैं, वो जो एंकर होते हैं वो लोगों को अपनी बात नहीं रखने देते हैं। क्योंकि एक जो आसान तरीका होता है कि हम, एक शिक्षाविद क्या चाहता है, एक जो है समाज सेवी क्या चाहता है, उस समस्या पर वो किस तरह से अपनी बात को रखना चाहता है, लेकिन उसकी बात को सुना नहीं जाता है। तो ये जो न सुनने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे सुनना जरूरी होता है, और तभी वो अपनी अलग एक धारा बना लेता है। अगर वो वहां पे टीवी चैनल में उसको नहीं बोलने दिया जाता है, तो या उसको अलग कर दिया जाता है, तो वो अपना एक यूट्यूब बनाता है, जो उसके व्यूअर ज्यादा होते हैं, जो उसको सुनते हैं, या वो अपने लेख वगैरह लिखता है, ऐसी जगह लिखेगा जहां पर उसको बड़े बड़े मीडिया हाउस में तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वो अपना एक चैनल बनाता है, या अपना एक अखबार बनाता है, या अपनी कोई लेख को अपने जो है उस पर यूट्यूब वगैरह में डालता है। तो ये जो है कि डिबेट में हिंदी वालों को नहीं बोला जाता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कई बार राजनीतिक विचारों पर हावी रहते हैं, और वो अपने अपने विचार जो है वो उस पर अडिग रहते हैं। तो वो चैनल जहां से चल रहा है, जिसके जिसका वर्चस्व है वहां पर,
वही कर सकता है। तो वहां अगर उसके विचार टैली नहीं करेंगे तो उसको वहां से हटा दिया जाता है या उसके जो बात को बंद कर दिया जाता है। जी बोलिए, और किसी म- का? मैम मैम न्यूज चैनल्स में जो है हमें न्यूज रिपोर्टिंग में अक्सर हमें सुनाई पड़ता है कि सोर्सेस से पता चला है कि डॉट 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 सोर्सेस से पता चला है। मैम तो ये जो सोर्सेस होती है, ये मतलब कोई वेरीफाइड सोर्सेस तो होती ही है, लेकिन हमें अक्सर बताया जाता है कि सोर्सेस से पता चले कि ऐसा ऐसा है। तो मैम ये जो सोर्सेस की वेरासिटी है, इसको मतलब क्लियरली पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता है। तो क्या इस पर कोई मतलब क्लियर कट लॉ नहीं होना चाहिए कि सोर्सेस को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि सोर्सेस जो है ये वेरीफाइड सोर्सेस नहीं होती है और पब्लिक को मिसलीड कर सकती है। भारतीय प्रेस परिषद जो है वो यही काम करती है, लेकिन जैसा कि होता है कि हर क्षेत्र में गलत और सही होता है। तो ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र हुआ है, वहाँ गलत लोगों के कारण ये इसकी मतलब इसकी जो साख है वो भी कम होती जा रही है। तो इसमें इस किसी तरह का वो नहीं है कि सोर्स कहाँ से ले रहे हैं लोग। निश्चय ही ये सोर्स जो है गलत जगह से आ रहा है, और उनको जब तक वो उस पर केस करेंगे या किस तरह का करेंगे तब तक तो वो हट ही जाते हैं। तो वहां पर वो सोर्स भी खत्म हो जाता है। कई आप देखेंगे कि बहुत सारे गलत नाम से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उनको पकड़ना जो है, फेक न्यूज जो आती है वह भी एक तरह से जो गलत है। तो फेक न्यूज को भी पकड़ सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो जो सोर्स आता है, जिस सोर्स से आता है वो उसी को हटा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक लॉबी है जहां से चलता है। मैम तो क्या इस पर कोई लॉ नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ, क्योंकि ये पब्लिक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, तभी मैंने कहा कि जो अमेरिकी हमारी जो वो है अमेरिकी पत्रकारिता जो है वो बहुत ज्यादा उन्नत है, और वहां पर इन सब चीजों पर एक लॉ है। तो जो इस तरह का कार्य करता है उसको सजा भी है, पनिशमेंट भी है। और यहाँ पे कुछ है लेकिन उस पर पूरा अमल नहीं होता है, यह बात सच है। क्योंकि इसमें सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो कई बार होता है कि राजनीतिक दल भी जुड़े रहते हैं, प्रशासन भी जुड़ा रहता है, पुलिस भी जुड़ी रहती है। तो इस पर है बहुत सारा, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, लेकिन इसमें भारत में इस तरह का अभी बहुत कड़ा जो लॉ होना चाहिए वो नहीं आया है। वसुंधरा जी, मैं थोड़ा बोलूं इस पर। जी जी बोलिए सर। नया निकाह का प्रश्न था ना? जी नयनिका का। जी सर। देखो, देखो ऐसा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ थोड़ा। मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, जी। पर इस तरह के नियम और कानून, इस तरह का लॉ ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड में है। हाँ। डिफेमेशन का बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह का होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जैसे लॉ इतना स्ट्रिक्ट तो है, डिफेमेशन का लॉ काफी स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कई बार है ना, लॉ पूरा एविडेंस पर चलता है, वो स्लो हो जाता है लॉ। दैट्स हाउ इट बिकम स्लो, और उसका इफेक्टिवनेस, क्योंकि तुरंत उसका फैसला, बट एट द सेम टाइम माने जो न्यूज है ना उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है, एक ही सही, लेकिन उसका प्रचार बढ़ जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? वो क्या है, एक खबर गलत सर है, गलत खबर को बहुत ज्यादा प्रचार मिल जाता है जो कि फेक है। तो फुल एडवांस उसका जो मेन करना ये था कि उस न्यूज को अपने बंद करें, उसको प्रचार नहीं होना चाहिए। तो प्रचार तो हो गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर में डिफेमेशन वगैरह का केस कर दिया, वो सबने कवर कर दिया, तो जो न्यूज था जिसको अपने को दबा देना चाहिए था उसकी जगह उसका प्रचार हो गया। तो द एंटायर ऑब्जेक्ट इज नॉट सर्व, वो डिफीट हो जाता है। दिस इज सर सर बेसिकली। एक्चुअली जी। और एक मिनट, मुझे एक्चुअली द मुझे नहीं नहीं, का सुनो। और देर आर सो सर मेनी अदर एक्चुअली थिंग्स, और बहुत सारी जगह कायदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिकॉज देर इज अ लॉ डज नॉट मीन दैट इम्प्लीमेंटेशन विल बी इक्वली गुड। इम्प्लीमेंटेशन तो, फायदा इसमें नहीं है कि अपने कायदा बनाए,
लेकिन इसमें जरूर फायदा है कि हम इस तरह के सनसनी तेज खबर से अपने आप को दूर रखें और समाज फैक्ट्स पर आधारित जो भी बातें आती है उस पर ध्यान दें। इस तरह से अपने को आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज बेसिक। और सर ओवर अ पीरियड अपने ऑफ टाइम। हाँ, बोलो हाँ, बोलो बोलो। सर बोलो आप बोलो। बिमला पोद्दार जी अपने साथ हैं तो वो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शायद भारती जनानी जी आई हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे। भारती जनानी जी आई हैं क्या गौरव? शायद नहीं है मैम, दिख रही नहीं है। नहीं नहीं, आई हैं, वेटिंग सो लॉन्ग। आई हैं तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ मैं। भारतीय जनानी प्रभात खबर से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आए अपनी 2 मिनट बात कहें। हेलो, हाँ भारती आओ। भारती, आप हैं यहाँ पे? हेलो, भारती जनानी, आप हैं क्या यहाँ पे? मैम नहीं दिख रही मैम। वो उन्होंने बहुत देर से लगता है वेट किया है। अच्छा, बिमला पोद्दार जी हैं हमारे बीच में, भारतीय भाषा परिषद से। मैं उनको कहूंगी कि 2 शब्द अपने रखे यहाँ पर, धन्यवाद ज्ञापन के रूप में वो 2 बात कहें हम लोगों से। जी है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि आज क्योंकि कल भी चलेगा हम लोगों का ये वर्कशॉप जो है, कल डिजिटल पे है। तो आज तो प्रिंट मीडिया पे था, तो इसीलिए अभी समय भी जा रहा है, तो आप अपनी बात कर बिल्कुल दीजिए। धन्यवाद बिल्कुल जी मैं सर। बोल रही हूँ कि आज बहुत शुभ दिन है। गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर जी शास्त्री का भी जन्मदिन है। और भारतीय भाषा परिषद, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़ी खुशी है। सबों के वक्तव्य बहुत अच्छे लगे। तो भवानीपुर के डीन प्रोफेसर दिलीप शाह, वरिष्ठ पत्रकार संपादक विश्वम्भर जी नेवर, वसुंधरा जी मिश्रा, बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को एक ही बात कहूंगी, बड़ी खुशी है कि आज इतने तारगर्भित वक्तव्य आप लोगों ने सुने। करीब 73 लोग जुड़े हुए थे, अभी कम हो गए हैं। और दिलीप शाह एक विजनरी हैं। उन्होंने कॉलेज लेवल पे इनको जो अवेयरनेस करवाई है इस विषय की, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि वसुंधरा जी ने 2 ही शब्द कहने को कहा है तो मैं सबको धन्यवाद दे दूं, वो बेहतर है। वक्तव्य तो हम और भी पहले सुनेंगे। धन्यवाद देती हूँ मैं भवानीपुर कॉलेज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी, दिव्या उदिशी, तकनीकी सहयोगी गौरव किल्ला, अदिति, साक्षी जैन और आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद देती हूँ। और डिजिटल माध्यम को धन्यवाद देती हूँ कि हम इसमें जुड़ पा रहे हैं ऐसी स्थिति में। और कोरोना के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप सभी भारतीय भाषा परिषद में भी एक बार आएं और फिर से हम लोग कोई प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। इन्हीं शब्दों के संग मैं समाप्त करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं समय की सीमा, बच्चों को बोलने का मौका देना जरूरी है। फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप भाई को तो बहुत धन्यवाद। मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बिमला जी, बिमला पोद्दार जी। आप मैम आपने, हाँ मैं जी सर समाप्त नहीं कर बोलिए। पाई क्योंकि समय नहीं है। कोई मैम बात भारती मैम आ चुकी है। अच्छा, भारती जी को फिर आमंत्रित कर लो। मैं कर रही हूँ, 2 मिनट वो बोल लें, अपनी बात रख लें। जी भारती जी, आप आ जाइए। हाँ, उनका असल में नेट खराब हो गया था, इसीलिए वो थोड़े से। हेलो,
हेलो, हाँ भारती जी, आप अपना वक्तव्य रखिए। हेलो गौरव। यस मैम, मैम आपका कैमरा उल्टा है। अच्छा, मैम कैमरा रोटेट कर दीजिए। अब ठीक हुआ? हाँ मैम, भारती मैम है बट भारती मैम यस हाँ को सुनाई मैम। नहीं। हाँ, आप भारती आई हैं आप? हेलो, मैम हाँ भारती भारती मैम। आ गई हैं। भारती बोलिए आप। हेलो, उसका वो ये वीडियो शायद ऑफ है क्या? मैम वीडियो भी ऑफ है और वो उनका आवाज भी ऑफ हाँ, आवाज भी ऑफ है तो क्या, बहुत लेट हो रहा है ना इसीलिए। है, तो मैम आप ही बोल दीजिए। हाँ, भारती जनानी जी हमारे प्रभात खबर की वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ बोलना चाह रही थी। हो सकता है कि उनका नेट नहीं मिल रहा है और उनका ये थोड़ा है। तो कोलकाता साउथ में जो फीचर पेज वगैरह बहुत लिखती हैं ये प्रभात खबर में, और साउथ एशिया विमेन इन इंडिया और मिशन पॉजिटिव इंडिया की सदस्य रही हैं। तो हो सकता है अब आज हम लोग अगर उनको नहीं सुन पाएंगे तो कोई बात नहीं है, फिर किसी दिन और सुनेंगे। तो या कल, कल उनका तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हम लोग उनको अगर शुरू में थोड़ा सा समय दे सकें तो अभी भी जुड़ नहीं पाई है ना वो। नहीं, हाँ, जुड़ नहीं पाई है भारती। भारती पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रही है। हेलो मैम भारती भारती जनानी। हम्म, मैम वो जुड़ नहीं पा रही है मैम, वो जुड़ी भी अच्छा है बट उनका आवाज नहीं आ अच्छा। तो सर जो है वो बता रहे थे, थोड़ा सा और बता दें सर। सर रहा। क्वेश्चन है क्या? सर मैम, सर भी नहीं है। अच्छा, चले गए, धन्यवाद। असल में हो गया ना तो उसके बाद में फिर तो हमारा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जो जो भी हमारे बीच जुड़े। हमारे काफी जो है स्टूडेंट्स मैं पहचान रही हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा। कल भी आप लोग जुड़िए। सना है और बहुत कुछ आए हैं, यश है, अंजलि है, विवेक है, निकिता है। बहुत अच्छा लगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। चैट बॉक्स में मैं देख रही थी, लखी सिंह है, अस्मिता है, और तो अस्मिता है, रौनक है, पल्लवी। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रही हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। और कल जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको तरह तरह की, जो आप व्यावसायिक दृष्टि से अपने आप को जो है अपडेट कर सकेंगे और अपना कुछ काम कर सकेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इसी तरह से अपने करियर को खुद चुनने की शक्ति रखें, क्षमता रखें। थैंक यू सो मच सभी सभी लोगों को। गौरव को थैंक यू, साक्षी को थैंक यू, और सर को, नेवर जी को मैं बहुत ही आभारी हूँ, बिमला दी की कि वो आई। असल में उनका एक प्रोग्राम था, अभी गांधी पे एक प्रोग्राम चल रहा है 4:30 बजे से, तो उसको छोड़ के वो आई। मैंने कहा कि नहीं आप जरूर आइए। भारतीय भाषा परिषद बहुत अच्छा एक वेबिनार कर रहा है। तो बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार। और अब हम लोग कल फिर मिलते हैं 3 बजे। और जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो आपको हमारे भवानीपुर के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मिल जाएगा। और आप इसको आपको जो आगे बढ़ना है, किस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग पर और भी कुछ कर सकते हैं, तो वो हम लोग कंपटीशन बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग एक जनरल आइडिया हम लोगों ने जो लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गौरव, अब मैं समाप्त यस, करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। गौरव तुम रहना अभी हम लोग के साथ। ठीक है, वो कौन कर दीजिए। बाकी लोग को जो कर दो।